Please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी फिफ्थ लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट इन्फेक्शन एंड डिजीज़। इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय विच। माइक्रोबायोलॉजी में आपने लास्ट लेक्चर में कुछ रिलेशनशिप हमने बताए थे कि किस तरह से जो एक इन्फेक्शन है या डिज़ीज़ है वो कैसे डेवलप होती है। तो सबसे पहले होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशन के बारे में आप जानें कि होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है। इसमें होता ये है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, द होस्ट एंड द पैरासाइट। होस्ट अगर ह्यूमन बॉडी है और जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगाई है, इन दोनों के दरमियान जो है ना सर्वाइवल का कंपटीशन होता है। एंड द सुपरमेसी, उस सर्वाइवल के कंपटीशन से अगर आपका होस्ट जो मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो बहुत अच्छा है तो इन्फेक्शन क्या होगा, ओवरकम हो जाएगा, इन्फेक्शन को ओवरकम कर लिया जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर जो है ना आपका डिफेंस मैकेनिज़्म, जो आपकी बॉडी इम्यूनिटी है वो वीक होगी, आपका होस्ट जो है ना वो वीक हो जाएगा, तो आपका जो इन्फेक्शन है वो कैरी ऑन हो जाएगा, इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, द होस्ट एंड द पैरासाइट, एंड द कंपटीशन फॉर सुपरमेसी दैट टेक प्लेस बिटवीन देम। होस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो कंपटीशन टेक प्लेस होता है वो क्या कहलाता है? होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। इसमें होता ये है कि अगर आपका और किसी ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट कर दिया और आपका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो वीक है, तो फिर आपका इन्फेक्शन जो है ना वो अटैक कर देगा और वो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको पढ़ने से पहले इसकी कुछ टाइप्स है। सिम्बायोसिस, 4 टर्म्स हैं, सिम्बायोसिस, म्यूटरिज्म, कॉमेंसरिज्म एंड पैरासिटिज्म। उसमें जो सिम्बायोसिस है इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द होस्ट। ये आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया रिलेशनशिप कहलाता है। ये एक ताल्लुक़ है सिम्बायोसिस में जो है ना बॉडी और उसके नॉर्मल फ्लोरा के कुछ ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में मौजूद हैं और आपकी स्किन, जैसे आपकी स्किन है इस वक्त, आपकी स्किन जो है ना लातादाद बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन अगर वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर रहे तो वो क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस कहलाता है वो रिलेशनशिप। वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल फ्लोरा है, ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो वो रिलेशन बिटवीन द होस्ट एंड द ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है। लेकिन अगर आपका आइदर बैक्टीरिया कोई फ़ायदा हासिल कर रहा है या होस्ट को कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है, इस रिलेशनशिप को बयान करने के लिए 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं यहाँ पे, म्यूटरिज्म, कॉमेंसरिज्म एंड पैरासिटिज्म। जो म्यूटरिज्म है उसमें बोथ द बैक्टीरिया एंड द ह्यूमन होस्ट बेनिफिट, ई कोलाई एग्जाम्पल। इसमें यह है म्यूटरिज्म में, जैसे इसको आप इस तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल में क्या होता है कि दोनों फ्रीक जो है ना वो आपस में कुछ डिसाइड करते हैं कि ठीक है इसमें आपका ये फ़ायदा है, इसमें मेरा ये फ़ायदा है, तो ठीक है हमें जो है ना एक टारगेट अचीव या आपका कोई एक मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप एक दूसरे से जो है ना वो डे ऑफ लीव एक्सचेंज कर लें, हफ्ता इतवार है, आप मेरी जगह इतवार को कर लें, मैं आपकी जगह हफ्ते को काम कर लेता हूँ, लेकिन दोनों का फ़ायदा हो गया। इस रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूटरिज्म। इन द सेम केस अगर बैक्टीरिया जो हैं, कोई भी बैक्टीरिया है और ह्यूमन होस्ट है, ऐसा ऑर्गेनिज्म और आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो दोनों फ़ायदा हासिल कर रहे हों, दोनों को फ़ायदा हासिल हो, तो उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? म्यूटलिज्म। एक से एग्जांपल क्या है? ई कोलाई जो है ना आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है, ठीक है, वो जो है ना ह्यूमन को भी बेनिफिट दे रहा है
और ह्यूमन से जो है ना अपनी भी खुराक हासिल कर रहा है। अपनी खुराक हासिल करके वो सरवाइव भी है, इंटेस्टाइन में मौजूद भी है, और जो है ना वो अपनी जो ऑर्गेनिज्म वो भी ज़िंदा है, और जो ह्यूमन बॉडी है वो उसे भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। तो ये क्या है, लेकिन अगर ये जो है ना आपको ह्यूमन को इन्फेक्ट करना शुरू कर दें तो वो क्या कहलाता है, वो फिर एक इन्फेक्शन का बाइस बन जाता है। लेकिन ये अगर दोनों बेनिफिट हासिल कर रहे हैं बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी से, वो अपनी सर्वाइव उसकी ग्रोथ भी है और जो है ना ह्यूमन बॉडी भी जो है ना उससे फ़ायदा हासिल कर रही है, तो इसमें क्या क्या रहेगा, म्यूटलिज्म। कॉमेंसलिज्म जो है ना, ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट एंड द ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म्ड। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, बैक्टीरिया सिर्फ फ़ायदा हासिल करता है लेकिन वो ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो एग्जांपल कॉमेंसलिज्म है, इसके कुछ माइक्रोबैक्टीरियम में स्पीशी है एंड द कॉर्निबैक्टीरियम में स्पीशी है। थर्ड है पैरासिटिज्म, ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट ह्यूमन होस्ट हार्म्ड। पैरासिटिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें आपका जो बैक्टीरिया है वो फ़ायदा हासिल करता है और जो ह्यूमन बॉडी है उसको नुकसान होता है। तो एक्चुअली जो है ना हमने पैरासिटिज्म को डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मफुल होते हैं और वो बैक्टीरिया जो है आपकी ह्यूमन बॉडी है उसको, जैसा कि टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो आपके लिए क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन का बाइस बनता है। वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। टीबी की एग्जांपल है। यूरिन का इन्फेक्शन हो जाना, वो क्या है आपके लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो है ना जो आपके टीयर्स की वो है, टीयर्स जो है आपके यूरिन है, ब्लड है, ये अल्लाह ताला ने जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक हैं। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर जाए तो वो क्या कर देता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। क्योंकि आपको जो किडनी है वो क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, वो स्टेरॉयल जो है ना यूरिन बनाते हैं। स्टेरॉयल का मतलब क्या है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गुंजाइश नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करे तो फ़ौरन से जो है ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और जो आपके टीयर्स हैं, आपके जो आंसू हैं, टीयर्स जो है वो भी स्टेरॉयल होते हैं। इवन के जो आपकी जो मेडिसिन्स हैं जो आँख में डालने के लिए इस्तेमाल होती हैं या कान में डालने के लिए, वो स्टेरॉयल होती हैं। उन्हें बाकायदा जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक किया जाता है। वैसे सारी होती हैं लेकिन स्पेशली जो है ना इनके लिए। नॉर्मल फ्लोरा क्या है, सेकंड आपका था नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा से मुराद ये है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो आपके साथ जो सिम्बियोसिस कायम किए हुए हैं, एक रिलेशनशिप कायम है, वो आपको हार्म नहीं कर रहे, लेकिन उनकी नॉर्मल मिकदार जो है ना बॉडी में मौजूद है, ठीक है, वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, वो आपको हार्म नहीं करे। लेकिन अगर आपका डिफेंस मैकेनिज़्म वीक हो जाए तो आपके जो वो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे, ओवरकम आ जाएंगे। तो वहाँ पे जो है ना फिर सवाल ये होता है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद जो है ना अगर वो बढ़ जाती है और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, नुकसानदेह साबित हो जाएंगे। जैसे हम मौजूद हैं इस वक्त जो है ना स्टेफिलोकोकस, आपका जो स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का नाम है, वो आपकी स्किन पे मौजूद होता है। अगर कट लगाया जाए तो तब भी जो है ना वो मौजूद होंगे, वो कट के साथ जो है ना आपकी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। यही वजह है कि जब कोई ऑपरेट होता है तो उसके बाद जो है ना अगर माइनर भी कट हो तो आपको क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि देयर इज़ अ चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। वो आपको डीपली इन्फेक्ट कर सकता है आपकी स्किन को। तो नॉर्मल फ्लोरा जो है स्किन का, नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना आपकी कुछ जो सिस्टम है उसमें मौजूद हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स है, वो नुकसान नहीं दे रहे ह्यूमन बॉडी को, लेकिन वो किसी न किसी किसी मिकदार में जो है ना आपकी बॉडी में मौजूद हैं। उसमें जो स्किन पे है, स्किन पे आपके कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस, स्टेफिलोकोक्साई जो कि ग्राम पॉजिटिव में मैंने बताया था, ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
प्रोपाइनिबैक्टीरियम एक्नेस, ये आपकी स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है डिजीज़ कॉजिंग जो है ना ये आपको नुकसान पहुंचाएगा स्किन को, लेकिन ये नॉर्मल फ्लोरा है। आपको वो पता होना चाहिए कि आपके जो नॉर्मल कौन कौन से जो स्किन के बॉडी पार्ट्स हैं उसमें नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। ओरल कैविटी, नंबर ऑफ जेनरा, निसेरिया, लेप्टोट्राइकिया, बैक्टीरियोइड, डिप्थेरिया लाइक बेसिलाई, फंगल स्पोर्स एंड स्ट्रेप्टोकोक्साई, ये आपकी ओरल कैविटी का फ्लोरा है। फ्लोरा से मुराद समझ आई है? फ्लोरा से मुराद ये है कि जो आपकी नॉर्मल जो बॉडी जो नॉर्मल मौजूद हैं आपकी बॉडी में नॉर्मल मौजूद हैं, लेकिन वो उस वक़्त अटैक करते हैं जब आपका डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ना वीक हो जाता है और उन्हें जो है ना वो ग्रोथ का मौका मिल जाता है। आप उन्हें अफजाइश का मौका देते हैं। जब उन्हें अफजाइश का मैसर हो जाती है, उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट या मीडिया जो है ना मिल जाता है, तो फिर तो उन्हें ग्रो करना है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ऑल ऑर्गेनिज्म न्यूमोकोक्साई स्पीशी ऑफ हीमोफिलस एंड द माइकोप्लाज्निया, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का फ्लोरा है। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द साइड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो आपके गले के इन्फेक्शन है वो जल्दी जल्दी होते हैं ना, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो उसमें जो है ना आपका तकरीबन वो सबसे ज़्यादा सुटेबल साइट है फॉर ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी क्या होता है, उसमें ये गले का इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। लोअर रेस्पिरेटरी का मतलब होता है कि आपका जो है ना जब फेफड़े भी इन्वॉल्व हो जाएं उसे लोअर रेस्पिरेटरी। अपर जो है ना वो फ़ौरन से आपने थोड़ा सा जो है ना वो कुछ खट्टा मीठा ले लिया, उसी से जो है ना आपका गला इन्फेक्ट हो गया। अभी फ़ौरन से जो है ना, क्योंकि वो लिया तो बात तो है कि आपने थोड़ा सा खट्टा ले लिया, लेकिन आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, या एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, कुछ बेसिक मीडियम चाहिए होता है। ज़्यादातर जो है ना बेसिक मीडियम में ग्रो करते हैं, या जो है ना ऐसी खुश्क जगहों पे कुछ बैक्टीरिया बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ जो है नम वाली जगहों पे ग्रो करते हैं, कुछ सायादार जगहों पे ग्रो करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाले, उनकी अफजाइश के लिए सूटेबल मीडिया प्रोवाइड करता है। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपका डिफेंस इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये ज़्यादा सुपर इन्फेक्शन बन जाता है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें भी कुछ बैक्टीरियाज मौजूद हैं। कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं, उसमें बैक्टीरियाइड स्पीशी आर द न्यूमरस टुगेदर विद द क्लोस्ट्रीडियम स्पोर्स, वेरियस स्ट्रेप्टोकोक्साई, ग्राम नेगेटिव, एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सिला, प्रोटिया, सुडोमोनास, इकोलाई, कैंडिडा अल्बिकेंस एंड द यीस्ट। तो ज़्यादा क्योंकि आप हम खाना खा रहे हैं तो आपका जो डिफरेंट सोर्स ऑफ वो है फूड है, उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ तादाद जो है ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, किसी फंगस की, या किसी उसके पानी के ज़रिए जो है ना फंगस जो है ना वो ग्रो कर जाता है। फंगस का इन्फेक्शन कहाँ होता है? नमी की वजह से, पानी की वजह से। वायरस जो है ना आपको बाज़ का हवा से भी वो जो है ना वायरस दाखिल हो जाता है। तो आपका जो लेटर पार्ट है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ये हैं। वेजाइना, लैक्टोबैसिलस जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो उसका पार्ट है। ब्लड एंड यूरिन, ब्लड में एंड यूरिन में ऑटोमेटिकली, क्योंकि यूरिन की पीएच एसिडिक है तो वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। जबकि आपने देखा स्टमक है और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जिक्र हुआ और स्टमक का जिक्र, स्टमक की पीएच भी क्या है, एसिडिक है, इसलिए वहाँ पे भी कोई चांसेस किसी पैथोजन की मौजूदगी नहीं है। स्टमक में भी उसकी एसिडिक पीएच की वजह से, स्टमक की पीएच की वजह से और यूरिन और ब्लड, इसमें भी जो है ना कोई वो पैथोजन जो है ना प्रेजेंट नहीं है।
अच्छा, व्हाट इज़ पैथोजेनिसिटी? पैथोजेनिसिटी, इसकी ना एक पिक्चर बना लीजिएगा। ये एग्जांपल्स जो है ना, हो सकता है बुक, इस बुक में गिवन है कि नहीं। अच्छा जी, पैथोजेनिसिटी क्या होती है? पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में दाखिल होता है, बॉडी में दाखिल होने के बाद जो है ना वो उसके डिफेंस इम्यून सिस्टम को मुतासिर करता है, बॉडी में दाखिल होके वो उसके टिश्यू में चेंजेस लाता है, उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में तब्दीली लाता है। जब उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में तब्दीली आ जाती है तो वो क्या करता है? कॉजेज द डिजीज़। पैथोजेनिसिटी इज़ द प्रोसेस जिसमें एक पैरासाइट जो है ना इन्फेक्ट द बॉडी टिश्यूज़ and bring about the changes in physiological system and then cause the disease। ये क्या कहलाता है? ये पूरा प्रोसेस पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी किससे निकला है? पैथोजिन से। जब कोई भी पैथोजिन जो है ना ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है और जो आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की उसे जो है ना वो मुतासिर कर दे, उसके जो नॉर्मल फंक्शन है उसे मुतासिर कर दे, तो वो क्या कहलाती है? पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी वो एक प्रोसेस को बता रहे हैं। पैथोजेनिसिटी है कि एक पैथोजिन जो है ना वो आपकी वो होस्ट को उसने इन्फेक्ट किया, उसके टिश्यूज़ को इन्फेक्ट किया, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को इन्फेक्ट किया, फिर उसमें जो है ना इन्फेक्शन पैदा किया। इन्फेक्शन पैदा करने के बाद जो है ना डिजीज़ पैदा हुई। वो पूरा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? पैथोजेनिसिटी। पैथोजिन क्या कहलाता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ able to cause the disease is called the pathogen। any of the microorganism or the parasite that is able to cause or infect the human body is called the pathogen। यहाँ जो मैंने टर्म्स यूज़ किया ना, आपको सिंगल डेफिनेशन पता हो तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ ये वाली। वायरुलेंसी क्या होती है? किसी भी पैथोजिन की बीमारी पैदा करने की जो सलाहियत होती है, द कैरेक्टर ऑफ अ पैथोजिन टू कॉज द डिजीज़, कि वो जो है ना बीमारी पैदा करने की कितनी सलाहियत रखता है, वो क्या कहलाती है? उसकी वायरुलेंसी। वो क्या कहलाती है? किसी भी पैथोजिन की बीमारी पैदा करने की सलाहियत जो है ना वो क्या कहलाती है? वायरुलेंसी। वायरुलेंट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे टाइफाइड है दैट इनवेरिएबली कॉजेज द डिजीज़, तो वो क्या कहलाएगा? टाइफाइड फीवर को जो पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा? वायरुलेंट होगा। इसका वायरुलेंट जो है ना एन ऑर्गेनिज्म सच एज टाइफाइड फीवर दैट इनवेरिएबली कॉजेज द डिजीज़, तो उसे हम कहेंगे वो वायरुलेंट है, सेड टू बी हाईली वायरुलेंट। मॉडरेटली वायरुलेंट क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म सपोज करें कैंडिडा एल्बिकन दैट सम टाइम कॉजेज द डिजीज़, सम टाइम वो डिजीज़ कर देता है और सम टाइम वो डिजीज़ नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा? मॉडरेटली वायरुलेंट। कुछ आपके पैथोजिन जो है ए वायरुलेंट होते हैं, वायरुलेंट एंड ए वायरुलेंट। ए वायरुलेंट अगर ए लग गया है तो इसका मतलब है वो उसमें एबिलिटी एब्सेंट है। वायरुलेंसी क्या थी? डिजीज़ कॉजिंग प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो ए वायरुलेंट क्या होगा? दैट आर नॉट एबल टू कॉज द डिजीज़ आर कॉल्ड ए वायरुलेंट। जैसे कैंडिडा एल्बिकांस है, कैंडिडा एल्बिकांस पैथोजिन है जो कि कभी डिजीज़ प्रोड्यूस कर देता है और सम टाइम वो नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कोई डिजीज़ पैदा नहीं करता, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी का वो हिस्सा होता है, तो वो क्या कहलाता है? ए वायरुलेंट। मुझे तो ये मुश्किल लग रही है माइक्रोबायोलॉजी, मुश्किल है। अपॉर्चुनिस्टिक क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिस्टिक
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो होते हैं जिसको जो है ना वो एक पैथोजन जो है ना वो प्लान नहीं होता कि दैट इज़ कॉजिंग द डिज़ीज़। आप समटाइम जो है ना वो जैसे HIV इन्फेक्शन है, HIV एड्स के जो पेशेंट हैं, अगर वो उसका जो है ना आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं और वो प्रिक हो जाए, खुदा ना खास्ता उसकी निडल जो है ना वो प्रिक होके ब्लड जो है ना वो आपके जो है ना वो अब प्रिक हो जाए और उसका ब्लड जो है ना वो टच हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। वो उसमें कोई पैथोजिन वो मौका मिला, मगर मौके से जो इन्फेक्शन हो जाए आपको, वो कहलाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और वो दूसरी चीज़ ये है, उसकी एग्जांपल ये भी है, लेकिन दूसरी एग्जांपल ये भी है कि जब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सपोज़ करें नीमोकोक्साई जो है ना वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद है। नीमोकोक्साई, नीमो से तो आपको समझ गए होंगे ना, नीमोकोक्साई जो है वो कि वो कहाँ पे मौजूद होगा? आपके रेस्पिरेटरी का मतलब पता है? रेस्पिरेटरी निज़ाम तनफ़ुस, सांस की नाली में जो अगर नीमोकोक्साई आपके सांस की नाली में मौजूद हैं और आपका जो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है, वो क्या हो गया? वीक हो गया। तो फिर जो है ना वो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ओवरकम हो जाएंगे, तो वो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बन जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो है ना वो ओवरकम कर लिया आपके इम्यून रिस्पॉन्स को और जो है ना वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गया। यहाँ तक आपका टर्मिनोलॉजीज थी आज का लेक्चर।